जय भारत। राष्ट्रभक्त चैनल आपका स्वागत करता है। मैं ब्रजमोहन मदान, अधिवक्ता, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। आज हम चर्चा करेंगे 25 जून 1975 की वो काली अर्धरात्रि का दिन, जब भारत जैसे लोकतंत्र में अलोकतांत्रिक परंपरा को निभाते हुए भारत में आपातकाल स्थिति की घोषणा कर दी गई। यह घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत होती है। उसमें ये अवश्य है कि 352 में जब देश की आंतरिक स्थिति खराब होगी, आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। लेकिन 25 जून 1975 से पूर्व अगर हम याद करें, 12 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध एक चुनाव याचिका लगाई गई, जो 1971 के चुनाव में वे रायबरेली से जीती थी। चुनाव याचिका लगाई एसएसपी के नेता राजनारायण। काफ़ी लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का उपयोग किया, भ्रष्टाचार किया, इसलिए रायबरेली के चुनाव को अवैध घोषित करते हुए उन पे 6 वर्ष का चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगाया। 12 जून 1975 को एक घटना और घटी। गुजरात में इतने वर्ष के शासन के बाद में वहाँ संयुक्त मोर्चा की सरकार आई, सरकार हिल गई। एक तरफ प्रधानमंत्री की चुनाव याचिका में उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया, एक तरफ गुजरात में एक लंबे समय के पश्चात जब कांग्रेस का शासन समाप्त हुआ तो विचार किया गया कि क्या किया जाए, और न्यायपालिका की दुहाई देने वाली सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय सदस्य के विरुद्ध में जगह जगह रैलियां निकाली गई और उनके पुतले जलाए गए। उनको मुर्दाबाद कह के जगह जगह कांग्रेस के लोगों ने रैलियां निकाली। और मुझे याद है आज उन रैलियों में जो लोग गए थे, उन्होंने किस तरीके से जयपुर से दिल्ली तक स्टेशनों पे लूट मचाई, लोगों के साथ गुंडागर्दी की। वह एक रैली का एक अंग था। प्रश्न तो सिर्फ यह है कि न्यायपालिका के विरोध में उन्होंने काम चालू किया। आज मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो 60 वर्ष के कम के आयु के लोग हैं, वे ये सुनते हैं कि 1975 में इमरजेंसी लगी थी। 25 जून 1975 का एक काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, उनको पता होना चाहिए। बीज तो बो दिए गए 12 जून को। फिर बाद में क्या हुआ कि 24 जून को फिर सुप्रीम कोर्ट में जब ये गई, सुप्रीम कोर्ट ने अपना भी निर्णय ये दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी एक सदस्य के रूप में तो लोकसभा में जा सकती हैं, लेकिन वे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकती, वे अपना वोट नहीं दे सकते। 24 जून को एक बीज और बो दिया गया। समस्या बड़ी हो गई। 25 जून की रात्रि को बिना मंत्रिपरिषद के मीटिंग के राष्ट्रपति से, फखरुद्दीन अली जो हमारे माननीय राष्ट्रपति थे, उन्होंने हस्ताक्षर किए। फिर 26 तारीख को सुबह 6 बजे मंत्रिपरिषद की मीटिंग बुलाई गई और उसमें हमारी तत्काल प्रधानमंत्री ने
मंत्रिपरिषद की मीटिंग में बताया कि रात को आपातकालीन की घोषणा राष्ट्रपति ने कर दी गई है। मंत्रिपरिषद में जो लोग बैठे थे वो बड़े चकित हुए कि घोषणा हो गई, और उसके बाद हमें मालूम हुआ कुछ मंत्रियों ने विरोध करने की हिम्मत जगाई। उस समय के सूचना और प्रसारण मंत्री आदरणीय इंद्र कुमार गुजराल, जो आगे चल के देश के प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने ये बात कही, ये प्रोसीजर से काम नहीं हुआ। उनको आधे घंटे बाद उस मंत्रालय से हटा दिया गया। प्रधानमंत्री ने ये भी घोषणा की कि हमने समाचार पत्रों की बिजली काट दी है। सारे विपक्षी नेता, जो राजनीतिक नेता थे, चाहे वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे मोरारजी देसाई जी हों, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जो कि 74 से ही संपूर्ण क्रांति के लिए आंदोलन कर रहे थे, वो बहुत ही बुजुर्ग थे, वे बीमार थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पश्चात चाहे वो सामाजिक संस्थाओं में काम करने वाले हों, चाहे वो धार्मिक संस्थाओं में काम करने वाले हों, सबको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी चार्ज के, सब में जेलों में ठूंस दिया गया। यह है आपातकालीन का पहला नज़ारा। उसके पश्चात 8 बजे श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वयं आकाशवाणी से समाचारों में बताया कि राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी। न्यायपालिका का अपमान हुआ। उसके पश्चात लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग बुलाई गई। सबसे पहला काम जो हुआ वो उन्होंने क्या किया कि आपातकालीन को न्यायिक समीक्षा करने का कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है। संविधान में संशोधन कर दिया गया, एक ही दिन में संशोधन किया गया। न्यायपालिका की इज्जत करने वालों ने न्यायपालिका को सरेआम सड़कों पे ला दिया। चलिए, मौलिक अधिकारों को पे प्रतिबंध लगाने का प्रावधान आपातकालीन में अवश्य है, पर उसमें ये नहीं है कि बिना कारण किए बताए सबको जेलों में ठूस दिया जाए। समाचार पत्रों की बात करें तो मुझे भी याद है, राजस्थान पत्रिका, ऊपर सिर्फ राजस्थान पत्रिका छपी, बाकी उसके सारे पेज काले कर दिए गए। ये बताना है, जनता को बताया उन्होंने कि समाचार पत्र हम छाप नहीं सकते। समाचार पत्रों पे सेंसरशिप लागू कर दी गई। जो भी समाचार पहले छपता था, हर पत्रिका को पहले सेंसरशिप के लिए जाना पड़ता था, अर्थात उसमें वही लिखा जाता था जो सरकार चाहती थी। समाचार पत्रों की अपनी कोई भी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। रेडियो में बात करें, किशोर कुमार ने श्रीमती इंदिरा गांधी के पक्ष में गाने गाने से मना कर दिया तो उनके गानों पे प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर कुछ हमको याद हो, एक पिक्चर आई थी आंधी, आंधी पे रोक लगा दिया गया, क्योंकि आंधी का जो पात्र था वो पात्र श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलता जुलता पात्र था, उस पर रोक लगा दी गई। किसी को बोलने का अधिकार नहीं। जिस किसी ने भी सरकार के विरोध करने की कोशिश की, उसका पहले से ही स्थान निश्चित था कि वो जेल में जाएगा। जेल में किस तरीके से अत्याचार किए गए, जेल में किसी ने इंदिरा गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए या भारत माता की जय बोली तो लोगों को हंटरों से मारा गया, लोगों के पे बुलडोजर चला के मारा गया। ये ऐसा आपातकालीन की जो अनुच्छेद 352 में कहीं नहीं लिखा कि इस तरीके से अत्याचार किया जाएगा। स्वतंत्रता के सेनानी जो इसके विरुद्ध में बोले, चाहे वो मजदूर बोला, चाहे वो व्यापारी बोला,
चाहे एक आम आदमी बोला, गुप्तचर पीछे पीछे दौड़ते थे। सुबह आप अपने घर से निकले, आपका पड़ोसी रास्ते में कोई मिल गया, वहाँ आपने आपातकाल की स्थिति की बात करते विरोध किया, शाम को वो घर नहीं आता था। इतना ज़बरदस्त टेरर पैदा कर दिया गया, पूरे देश को खुली जेल में बदल दिया गया। हम जरूर घूमते जरूर थे, लेकिन कहीं पे भी ना तो भारत माता की जय बोल पाते, ना सरकार का किसी बात पे विरोध किया जाता। कॉन्स्टिट्यूशन में फिर एक अमेंडमेंट और कर दिया गया, वो ये कि जो पदेन प्रधानमंत्री होगा उसके खिलाफ चुनाव याचिका नहीं हो सकती। उसका निर्णय पार्लियामेंट की, लोकसभा या राज्यसभा की एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी तय करेगी कि चुनाव में कोई गड़बड़ हुई या नहीं। चाहे वो किसी तरह की गड़बड़ हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया तो एक चर्चा का विषय बना। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा है। इंदिरा का नाम इसलिए आया क्योंकि उस समय वो देश की प्रधानमंत्री थी, देश की चुनी हुई प्रधानमंत्री थी, जिसका चुनाव अवैध घोषित किया गया था, इसलिए। और एक बात और, सब जगह दो नारे प्रचलित किए गए, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासन के नाम पे लोगों का खून किया गया। अनुशासन के नाम पे उस समय पूरे देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। छोटा कर्मचारी बात नहीं कर सकता था, बड़ा कर्मचारी कोई बात नहीं कर सकता था, लेकिन जो उनके सिस्टम में आ गया, जितना भ्रष्टाचार उन्होंने किया, क्योंकि एक आम आदमी ना तो कर्मचारी के खिलाफ बोल सकता था, एक आम कर्मचारी ना सरकार के खिलाफ बोल सकता था, ना किसी मंत्री महोदय के खिलाफ बोल सकता था। जिस किसी ने भी थोड़ा सा भी विरोध करने की कोशिश की, उसको पकड़ के निर्वस्त्र करके मारा जाता था। मैं यह पुनः दोहरा रहा हूँ, निर्वस्त्र करके मारा जाता था। अगर किसी ने फिर जाके भारत माता की जय वहाँ बोल दी जेल में, वो जेल में उनसे पूछते थे तुमने कितनी बार विरोध किया। जितनी बार अगर विरोध उसने किया है उसकी रिपोर्ट आती थी, और उसको उतने हंटरों से, उतने डंडों से निर्वस्त्र करके मारा जाता था। ये थी हमारी आपातकाल कालखंड। उस कालखंड का जब विरोध हुआ, और विरोध के नाम पे पूरी दुनिया में मैं साधुवाद दूंगा सुब्रमण्यम स्वामी जी को। सुब्रमण्यम स्वामी किसी तरीके से ये देश छोड़ के चले गए थे। उन्होंने पूरी दुनिया में जाके भारत में क्या हो रहा है उसका जाके उन्होंने जब प्रचार किया, तो दुनिया के दूसरे देशों से एक आवाज़ उठी कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा हमारे यहाँ लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही। तो वहाँ से एक दबाव आया, क्यों ना आप चुनाव करवा लो। अब चुनाव की बात आई, अब चुनाव के लिए गुप्तचर रिपोर्ट मांगी गई। गुप्तचर भी सरे डरे हुए थे, उन्होंने रिपोर्ट दे दी चुनाव करा दिया जाए तो जगह जगह इंदिरा गांधी की जीत हो जाएगी। विदेशी दबाव पड़ा और मार्च 1977 में चुनाव हुए। चुनाव से पूर्व जो राजनीतिक नेता थे, धार्मिक नेता थे, सामाजिक संस्थाओं के नेता थे, मजदूरों के नेता थे, वे सब एक हो गए। जब वो एक हो गए, उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा, तो चुनाव की स्थिति के बाद में स्वयं इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। पूरा उत्तर भारत कांग्रेस के विरोध में खड़ा हो गया, और 77 में पहली बार इस देश में कांग्रेस की विरोध की सरकार बनी। वो बात अलग है कि वो सरकार भी 18 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाई। क्यों?
कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय के जो उनके लोग थे उनको डरा के रखा हुआ था। मैं यहाँ एक बात और कहूँ, राष्ट्रपति शासन की, जिस किसी ने भी कांग्रेस में रह के भी श्रीमती इंदिरा गांधी का विरोध किया, याद करें शरद पवार जी, वे उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने केवल बॉम्बे एयरपोर्ट पे किसी के स्वागत के लिए नहीं पहुँचे और वो अपने घर तक भी नहीं गए। शाम तक उनके पास सूचना आ गई कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। ये थी आपातकाल, अपने लोगों पे। और एक मीटिंग हुई जिसमें कांग्रेस की मीटिंग में भी आदरणीय युवा तर्क हमारे चंद्रशेखर जी, कृष्णकांत जी, श्रीमती लक्ष्मी कांतम्बा, इन्होंने आपातकाल स्थिति के जिस तरीके से आपातकाल लगाया उसका उन्होंने विरोध किया। उनको उस मीटिंग से बाहर नहीं निकलने दिया गया। कहने का मतलब ये, जिस किसी ने भी आपातकाल के तरीके से, जिस किसी ने आपातकाल के कारण से और जिस किसी ने आपातकाल को क्रियान्वित करने का विरोध किया, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। इसलिए इस पीढ़ी को याद रखना चाहिए कि 25 जून क्यों हमारे देश में काला दिवस मनाया जाता है। और बहुत अधिक न बोलता हुआ इतना ही कहूँगा, हमारी नई पीढ़ी उसको अच्छी तरह से आपातकाल को अध्ययन करें और अध्ययन के बाद एक विचार करें कि आपातकाल क्यों लगा और भविष्य में कोई भी आने वाली सरकार आपातकाल नहीं लगा पाए। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, 3 तरह के आपातकाल होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल, बाहरी आपातकाल, जब देश के ऊपर बाहरी आक्रमण होने का डर हो या आक्रमण हो गया हो। हमारे देश में 2 बार ऐसे आपातकाल लगे हैं। एक अक्टूबर 1962 में जब चीन ने हमारे देश पे आक्रमण किया, और एक 1970 जब पाकिस्तान ने हमारे देश पे आक्रमण किया। एक होता है आर्थिक आपातकाल। अभी इस देश में आर्थिक आपातकाल कभी भी नहीं लगा, लेकिन 2 बार हमारे यहाँ एक्सटर्नल इमरजेंसी लग चुकी। इंटरनल इमरजेंसी कोई ऐसा कारण नहीं था, उसके पीछे एक छोटी सी बात रह गई। जयप्रकाश नारायण एक बुजुर्ग समाजवादी नेता थे। समाजवादी से पूर्व वे कांग्रेस के नेता थे। वो कांग्रेस के देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना कितना त्याग किया। जब उन्होंने देखा कि देश में आज की स्थिति देखी जाए, ना तो हम शैक्षणिक दृष्टि से उतना उत्थान कर पाए, ना हम आर्थिक दृष्टि से उत्थान कर पाए, ना हमें बौद्धिक दृष्टि से उत्थान कर पाए, ना हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से उत्थान करा पाए। उन्होंने ये कहा, आज पूरे देश को इस पे विचार करके 7 तरह की क्रांतियों की आवश्यकता है। उसका इन्होंने नाम दिया संपूर्ण क्रांति आंदोलन। इमरजेंसी से पहले उनके ये रायबरेली के चुनाव के निर्णय से पहले लोक नारायण जयप्रकाश जी की संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चल रहा था। और जब ये 24 तारीख को इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय किया कि श्रीमती इंदिरा गांधी का ये जो चुनाव अवैध घोषित किया गया है, उसके आधे पार्ट को उन्होंने मानते हुए ये कहा कि वे सही है और इनके ऊपर 6 साल का प्रतिबंध लगाया जाएगा। उसी दिन 25 जून को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पे जयप्रकाश नारायण जी ने भी अपनी संपूर्ण क्रांति का आंदोलन की मीटिंग की। देश के इतिहास में ऐसा बताते हैं कि वैसी आज तक जनरल मीटिंग नहीं हुई। और उन्होंने एक उस समय नारा दिया, सिंहासन छोड़ो जनता आती है।
तो हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय सारे तरफ से घिर चुकी थी, कोर्ट से घिर चुकी, जनता से घिर चुकी, उधर गुजरात के विधानसभा के परिणाम से हो गई, तो उनको कोई और रास्ता नहीं दिखाया। केवल सत्ता की लोलुपता और अपना अहंकार से उसने देश को जेल खाना बना दिया। धन्यवाद। जय भारत। प्रणाम।